हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानव जनन कहते हैं। तो ये मानव जनन का लेक्चर नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। लेक्चर नंबर इसका दूसरा होगा। तो पहले वाले क्लासेस में मैंने मानव जनन का बेसिक चीज़ें के बारे में, तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय बताया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो मानव जनन तंत्र होता है, मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था कि मानव जनन तंत्र जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या था? पहला जो था वो नर जनन तंत्र था और दूसरा क्या था? मादा जनन तंत्र था। ठीक है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इन दोनों के बारे में हमने क्या किया था, कल के क्लासेस में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो जो लोग कल का क्लास नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्या चीज़, तो उसके आगे पढ़ाएंगे मानव जनन तंत्र में गौड़ लैंगिक लक्षण, यानी नर में कौन कौन से गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं और मादा में कौन कौन से गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग? हेडिंग बनाएंगे नर में, हेडिंग बनाएंगे नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या बनाएंगे हेडिंग? तो इसमें बनाएंगे नर गौड़ लैंगिक लक्षण, गौड़ लैंगिक लक्षण। ठीक है, अब ये हेडिंग बना लीजिए कि नर में गौड़ लैंगिक लक्षण। गौड़ लैंगिक लक्षण का मतलब जब भी कोई मेल क्या होता है, परिपक्व स्टेज में आता है, जब वो उसके पास, यानी वो जब मैच्योरिटी स्टेज में आता है, परिपक्व होता है, तो उनके शरीर में, उनके बॉडी में कुछ क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है। और वो जो परिवर्तन होता है, हम उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? गौड़ लैंगिक लक्षण। ठीक है, यानी जब कोई बच्चा छोटा से क्या होता है, छोटा से जब बड़ा होता है तो वो क्या होता है, जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ साथ उसमें क्या होती है, कुछ मैच्योरिटी आती है, कुछ क्या आता है, कुछ परिवर्तन आता है। उसी परिवर्तन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग फटाफट हेडिंग बना लीजिए, नर में क्या चीज़, तो नर में गौड़ लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बताएंगे कि नर में जो गौड़ लैंगिक लक्षण होता है, इसमें आपको ये समझना है कि नर में अगर वो गौड़ लैंगिक लक्षण होगा तो सबसे पहला इसकी विशेषता, सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? सबसे पहला परिवर्तन होगा उसके शरीर पे और उसके चेहरे पर। क्या होते हैं? तो उसके शरीर और चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? इसका लक्षण में सबसे पहला लक्षण क्या लिखें? तो आप इसमें लिखेंगे कि नर के जो गौड़ लैंगिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वो निम्नलिखित होते हैं। और सबसे पहला पॉइंट क्या बता देंगे? तो सबसे पहला पॉइंट बता देंगे कि नर में क्या होता है, उनके शरीर पर और उसके चेहरे पर क्या हो जाते हैं, तो शरीर और चेहरे पर बाल उग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली इसकी विशेषता सभी लोगों को समझ में आ गया कि चेहरे तथा शरीर पर क्या होते हैं, बाल उग जाते हैं। दूसरी पॉइंट क्या बता देंगे? दूसरा पॉइंट इसमें बताएंगे कि इनका जो कंधा होता है, ये जो शोल्डर होता है, कंधा जो होता है वो क्या होने लगता है, तो ये चौड़ा होने लगता है। ठीक है, कंधा भी क्या होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। तो 2 बातें इसकी समझ में आ गई। सबसे पहला पॉइंट क्या है, शरीर व चेहरे पर क्या होता है, तो शरीर व चेहरे पर बाल उगने लगता है, अर्थात चेहरे पर दाढ़ी मूंछ ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, आने लगती है। तो शरीर और चेहरे पर क्या होता है, बाल उग जाते हैं या बाल निकलने लगते हैं। ये इसके गौड़ लैंगिक लक्षण का क्या है, पहला लक्षण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लक्षण क्या होता है, तो इसका जो दूसरा लक्षण होता है उसमें मैंने क्या बताया कि जो दूसरा लक्षण होता है इसमें गौड़ लैंगिक लक्षण में, अगर हम इसकी दूसरे लक्षण की बात करें तो इसमें क्या बता देंगे कि इनके जो कंधे होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनके कंधे जो होते हैं वो चौड़े होने लगते हैं। इनका जो कंधा होता है वो क्या होने लगता है, उनका कंधा जो होता है वो चौड़ा होने लगता है। ठीक है, तीसरी पॉइंट इसमें क्या बताएंगे, शरीर की लंबाई में क्या होती है, तो शरीर की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होनी। इनका जो शरीर होता है, इनका जो बॉडी होता है उसमें क्या होता है, उसमें वृद्धि होने लगता है। इनका जो शरीर होता है लंबाई में क्या करते हैं, तो शरीर की लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो 3 पॉइंट इसके समझ में आ गए। सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि पुरुषों में जो गौड़ लैंगिक लक्षण होता है, यानी नर में जो गौड़ लैंगिक लक्षण होता है उसकी सबसे पहली विशेषता क्या है, सबसे पहला लक्षण क्या है, तो सबसे पहला लक्षण इसमें यह हो जाएगा कि जो शरीर होते हैं, यानी जो नर का शरीर होता है और उनके जो चेहरे होते हैं उस पर क्या होते हैं, उसमें बाल उग जाते हैं। ठीक है, और दूसरी विशेषता क्या बता देंगे, तो इसका जो दूसरा विशेषता होता है, इनका जो कंधा होता है वो क्या होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है इनका जो शरीर होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। ठीक है, लंबाई में क्या होने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो वृषण कोष होता है, वृषण कोष, ठीक है, इसमें क्या होता है, वृषण कोष और शिश्न, इन दोनों का क्या होता है, तो वृषण कोष तथा शिश्न में क्या होते हैं, वृद्धि होने लगती है।
यानी इनका जो वृषण कोश और शिश्न ये जो दोनों होता है, इन दोनों में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या बता देंगे, इनका जो स्वर होता है यानी कि जो आवाज़ होती है, इनकी आवाज़ क्या होती है, तो इनकी आवाज़ जो होती है भारी हो जाती है। तो ये सारे नर के गौड़ लैंगिक लक्षण सभी को समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि नर में क्या होता है, तो शरीर तथा क्या चीज़, तो शरीर तथा चेहरे पर क्या होते हैं, तो शरीर तथा चेहरे पर बाल उग जाते हैं। ठीक है, बाल उग जाते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। अगर वो क्या हो रहे, मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहे, तो इस स्टेज में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन मैं आपको निम्न प्रकार से बता रहा हूँ। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें जो शरीर तथा चेहरा होता है उस पर क्या होते हैं, बाल उग जाते हैं। इसकी दूसरी विशेषता क्या बता देंगे, इसकी जो दूसरी विशेषता यानी जो दूसरा सिम्टम्स होता है, दूसरा जो लक्षण होता है वो क्या होता है, तो इनके कंधे क्या होते हैं, तो इनके कंधे चौड़े हो जाते हैं। इनके कंधे क्या होते हैं, चौड़े हो जाते हैं, चौड़े होने लगते हैं। इनके कंधे क्या होते हैं, चौड़े होने लगते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें ये बता देंगे कि ये क्या होता है, इनका जो शरीर होता है वो लंबाई में क्या करता है, तो इनका शरीर लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करते हैं। इनका शरीर लंबाई में क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। मतलब ये शरीर की लंबाई में क्या होने लगता है, और वृद्धि होने लगता है। तो पहला क्या है, शरीर तथा चेहरे पर बाल उग जाते हैं। दूसरा क्या होता है, इनके कंधे चौड़े होने लगते हैं। और तीसरा क्या होते हैं, इनके शरीर, इनका जो शरीर होता है, शरीर की लंबाई में इनका शरीर की लंबाई में क्या होता है, तो शरीर की लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वृषण कोश तथा शिश्न, वृषण कोश तथा शिश्न में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, वृषण कोश तथा शिश्न में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। अब आप सबके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर ये वृषण कोश क्या होता है और शिश्न क्या होता है। तो वृषण कोश क्या होता है, शिश्न क्या होता है, मैं इसके अगले वाले हेडिंग में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वृषण कोश क्या है और शिश्न क्या है। ये दोनों जो होते हैं वास्तव में ये दोनों होते क्या है, तो यह जो दोनों होता है ये क्या होता है, नर जननांग होता है। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नर जननांग होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी। अब उसके बाद इसके 4 हो गया। 5वां पॉइंट इसमें क्या बता देंगे, तो 5वां पॉइंट इसमें बता देंगे कि जो पुरुष होते हैं यानी जो नर होते हैं उनका जो आवाज़ होता है वो क्या होता है, भारी होने लगता है। ठीक है, तो इनका स्वर क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे कि इनका स्वर क्या होता है, भारी होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, इनका स्वर जो होता है भारी होने लगता है। ये सारी चीज़ क्या है, ये सब के सब परिवर्तन होता है। ये सब किस में परिवर्तन होता है, ये सब नर में परिवर्तन होता है। ठीक है, यही सारे जो लक्षण है, इस लक्षण को हम क्या कहते हैं, गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। नर में क्या चीज़, तो नर में गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये बात सभी को समझ में आई। तो आप ये सब का क्या करें, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। फिर मैं आपको बताऊँगा कि मादा में क्या चीज़, तो मादा में गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मादा में गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होता है। तो इसको मैं इरेज कर दूं पहले। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, मादा में गौड़ लैंगिक लक्षण। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप सबको समझ में नहीं आ रहा है और क्लासेस जो है कि आपकी कंटिन्यू हो गई है। तो अब हेडिंग बनाएंगे मादा में क्या चीज़, तो मादा में गौड़ लैंगिक लक्षण। क्या हेडिंग बन जाएगा, मादा में गौड़ लैंगिक लक्षण। देखिए जैसे नर में मैच्योरिटी आती है, तो नर में जब मैच्योरिटी है तो इसमें आपने देखा कि कुछ अलग प्रकार के यानी कुछ परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नर में ही होता है, यह परिवर्तन मादा में भी देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन मादा में देखने को मिलता है उन परिवर्तनों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और उन परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे, गौड़ लैंगिक लक्षण कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मादा में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो मादा में जो गौड़ लैंगिक लक्षण होता है इसका सबसे पहला लक्षण होता है इनके शरीर के
अनेक भागों में, इनका जो शरीर होता है, इनके शरीर के अनेक भागों में क्या होता है, तो इनके शरीर के अनेक भागों में वसाओं का क्या होता है, जमा होता है। किसका जमा होने लगता है, वसा, यानी जो फैट्स होते हैं, जो चर्बी होते हैं, वसा का क्या होने लगता है, जमा होने लगता है। दूसरा जो होता है, दूसरा इनके जो स्तन होते हैं, इन स्तनों में क्या होता है, तो स्त्रियों में जो स्तन होता है उसका क्या होता है, स्तन का विकास होने लगता है। तो स्तन का भी क्या होता है, इसमें विकास होता है। उसके बाद या कह सकते हैं कि स्तन का जो आकार होता है, स्तन के आकार में क्या होता है, तो स्तन के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला मैंने क्या आप लोगों को बता दिया, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि इनका जो शरीर होता है, शरीर के अनेक भागों में, इनके शरीर के अनेक भागों में क्या होता है, तो इनके शरीर के अनेक भागों में वसा का क्या होता है, जमा होता है। और दूसरा पॉइंट क्या बता देंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे कि जो इनका स्तन होता है, स्तन में क्या होता है, तो स्तन में वृद्धि होती है, अर्थात इनका स्तन जो होता है आकार में क्या करता है, तो इनका स्तन आकार में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें अंडोत्सर्ग तथा आर्तव जो होता है, इसमें अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र क्या होता है, ये दोनों का दोनों क्या होते हैं, ये दोनों का दोनों स्टार्ट होता है। ठीक है, जब ये इसके अंदर मैच्योरिटी आती है तो क्या होता है, आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है ये क्या होने लगती है, ये प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें जो श्रोणि होता है, यूनिस होता है, ये सब भी क्या होते हैं, चौड़ा होने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मैं यहाँ पे लिख दूँ, लिख क्या दूँ, आप समझ लीजिए ऐसे कि इसमें मैंने क्या क्या बताया है। तो चलिए इसे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या बता देंगे, मार्कर नहीं चल रहा यार, हाँ चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंक भर दीजिए, नहीं चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम क्या लिख देंगे, तो सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे, इनके शरीर के अनेक भागों में। ठीक है, इनके शरीर के क्या चीज़, तो इनके शरीर के अनेक भागों में, इनके शरीर के अनेक भागों में क्या होता है, वसा का जमा होता है, वसा का जमा होता है। मुझे पता है कि ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप सुन करके लिख लीजिएगा, इसका इंक नहीं है। इनके शरीर के अनेक भागों में वसा का क्या होता है, जमा होने लगता है, जमा होने लगता है। ठीक है, और दूसरा क्या बता देंगे, दूसरा पॉइंट इसमें ये बता देंगे कि स्तनों के आकार में क्या होता है, तो स्तनों के आकार में क्या होता है, तो स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, यानी इनका जो स्तन होता है वो आकार में क्या करता है, तो इनके स्तनों के आकार में क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। उसके बाद क्या बताएंगे, अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र क्या होता है, शुरू हो जाता है। क्या होता है, अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र क्या होता है, आर्तव चक्र शुरू हो जाता है, शुरू होने लगता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मादा में क्या हो जाएगा, गौड़ लैंगिक लक्षण। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र कौन कौन से हैं और नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग आप लोग बना लेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, अब हेडिंग क्या हो जाएगा, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, नर जनन तंत्र। अब देखिए, नर जनन तंत्र की जो होता है, नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से भाग है, उनमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, हेडिंग क्या बनाएंगे, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कशन करेंगे। चलिए, हेडिंग बना लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब नर जनन तंत्र। ठीक है, क्या हेडिंग बनाएंगे, नर जनन तंत्र। अब देखिए, नर जनन तंत्र जो होता है, नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा कि नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो होता है कि इसको कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखिए,
जो नर जनन तंत्र होता है, अगर मैं नर जनन तंत्र की बात करूं तो इसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में क्या कर दिया गया, इसको बांट दिया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है उसको कहा जाता है मुख्य, क्या कहते हैं उसको कहा जाता है, तो इसको 3 भागों में पहला क्या हो जाएगा, तो पहला इसमें हो जाएगा मुख्य लैंगिक अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग। इसको क्या कहेंगे, तो पहला जो होगा इसको क्या कह देंगे, मुख्य लैंगिक अंग, या फिर इसी को क्या कह देंगे, या इसी को कह देंगे अंग, या फिर इसी को कहेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, क्या कह देंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग कह देंगे। बात सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ देखो हम किसको डिवाइड किए, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, और इनमें आने वाले जो अंग होगा उन अंगों का हम एक एक करके क्या करेंगे, आप लोगों को डिटेल्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले से बता चुका हूँ कि आपको मैं बायोलॉजी बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हमने 3 भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला क्या हो जाएगा, मुख्य लैंगिक अंग हो जाएगा, या इसी को क्या कह देंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा इसको क्या कह देंगे, तो दूसरा हो जाएगा आपका क्या चीज़, द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्वितीयक लैंगिक अंग, या फिर इसी को क्या कहते हैं, सहायक। द्वितीयक लैंगिक अंग, या फिर इसी को क्या कहेंगे, सहायक लैंगिक अंग कहेंगे। ठीक है, क्या कह देंगे, तो इसको द्वितीयक लैंगिक अंग कह देंगे, या फिर इसे क्या कह देंगे, सहायक लैंगिक अंग कह देंगे। बात सभी को समझ में आई। उसके बाद इसमें जो तीसरा आता है उसको क्या कहते हैं, तो तीसरा जो हो जाएगा, तीसरे वाले को हम लोग कह देंगे बाह्य लैंगिक अंग कह देंगे। क्या कह देंगे, तो तीसरा वाला जो हो जाएगा इसको कह देंगे बाह्य लैंगिक अंग कह देंगे। क्या कह देंगे, बाह्य लैंगिक अंग कह देंगे। बात सभी को समझ में आ गई। यानी जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, मुख्य लैंगिक अंग या फिर प्राथमिक लैंगिक अंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक लैंगिक अंग या फिर इसको सहायक लैंगिक अंग कर देंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, बाह्य लैंगिक अंग हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेन सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, क्या कह देंगे इसको इंग्लिश में, मेन सेक्स ऑर्गन, या फिर इसको क्या कर देंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, मेन सेक्स ऑर्गन कह देंगे, और या फिर इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह देंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सहायक को क्या कहते हैं, एसेसरी। ठीक है, क्या कहेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कह देंगे। बात सभी को समझ में आ गई। इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन कह देंगे। तो इसका इंग्लिश भी हो गया। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, मुख्य लैंगिक अंग कहते हैं या फिर प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेन सेक्स ऑर्गन या फिर इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दूसरा क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग या फिर इसको क्या कहेंगे, सहायक लैंगिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे या फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, बाह्य लैंगिक, या फिर इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन तीनों में किसको कौन सा अंग जो है किसमें आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सहायक लैंगिक अंग में, तो सहायक लैंगिक अंग के भी 2 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं। क्या क्या होता है, तो पहला जो हो जाएगा सहायक नलिका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सहायक ग्रंथि। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, सहायक नलिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहायक नलिका हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक सहायक ग्रंथि हो जाएगा, सहायक ग्रंथि हो जाएगा। ध्यान से आप लोग समझिएगा, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नर जनन तंत्र होता है, नर जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, मुख्य या फिर इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक लैंगिक कहेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक या फिर इसको सहायक लैंगिक अंग कहेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बाह्य लैंगिक अंग। अब देखो जो आपका प्राथमिक है, प्राथमिक में कौन सा अंग आता है, तो प्राथमिक में आएगा आपका क्या चीज़, तो प्राथमिक में आ जाएगा आपका क्या चीज़, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका वृषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो
तो इसमें आएगा कौन सी चीज़, इसमें आएगा आपका वृषण। क्या आ जाएगा, वृषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है, वृषण आ जाएगा। उसके बाद सहायक लैंगिक अंग को दो भाग में बांट दिया गया, एक सहायक नलिका, दूसरा क्या हो जाएगा, सहायक ग्रंथि हो जाएगा। तो सहायक नलिका में कौन कौन सा आ जाएगा, अच्छा इसको एसेसरी डक्ट कहते हैं, इसको एसेसरी ग्लैंड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एसेसरी डक्ट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, एसेसरी ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश भी लिखते चलिए। अब देखिए इसमें क्या आ जाए, तो प्राथमिक लैंगिक में आकर क्या आ जाएगा, वृषण आ जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या आएगा, सहायक नलिका में, देखिए सहायक नलिका में सबसे पहले क्या आ जाएगा, शुक्र जालिका आ जाएगा। इसमें सॉरी वृषण जालिका आएगा। इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा वृषण जालिका आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, वृषण जालिका आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका शुक्रवाहिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवाहिका आ जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा, तो तीसरा आएगा इसमें अधिवृषण आएगा। क्या आ जाएगा, अधिवृषण आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, अधिवृषण आ जाएगा। और चौथा इसमें क्या आ जाएगा, तो चौथा इसमें आ जाएगा शुक्रवाहक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवाहक आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ग्रंथि में कितने आएंगे, ग्रंथि में 3 आएंगे। कौन कौन से ग्रंथि आएगा, पहला आ जाएगा आपका पुरोस्त ग्रंथि आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुरोस्त ग्रंथि आ जाएगा, ठीक है, पुरोस्त ग्रंथि आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका काउपर की ग्रंथि आ जाएगा, काउपर की ग्रंथि आ जाएगा। और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा आपका शुक्राशय। क्या आ जाएगा, शुक्राशय आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आ जाएगा, इसमें कौन आता है, बाह्य लैंगिक में आपका सिर्फ एक आता है जिसका नाम होता है सिस्नम। क्या होता है, सिस्नम, ठीक है। मैं इसका इंग्लिश यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, अभी हेडिंग बनाऊंगा तो इंग्लिश में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो सकता है कि आपको नीचे का कट गया होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इसका इंग्लिश नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेस थे उसका शॉर्टेज था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इंग्लिश नहीं लिखा। लेकिन हाँ, ये जब मैं इसका जब हेडिंग बनवाऊंगा तो उसका इंग्लिश भी बताते चलूँगा, ठीक है। तो आप चलिए एक बार फिर से पूरी बात को समझ लीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जनन तंत्र। तो मानव जनन तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला क्या था, नर जनन तंत्र, और दूसरा क्या था, मादा जनन तंत्र। तो जो नर जनन तंत्र था, नर जनन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। नर जनन तंत्र को हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भाग में। पहला क्या है, प्राथमिक, दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक, तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीयक, या इसको हम बाह्य कर देंगे। तो मुख्य लैंगिक अंग या फिर द्वितीयक लैंगिक, या फिर इसको क्या कहेंगे, बाह्य लैंगिक अंग कहेंगे। अब देखिए मुख्य लैंगिक अंग या प्राथमिक लैंगिक में आता कौन है, तो मुख्य लैंगिक अंग या प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन आता है, तो वृषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वृषण आ जाएगा। उसके बाद द्वितीयक लैंगिक अंग या फिर जो सहायक लैंगिक अंग है, इसके भी 2 हिस्से में बांटा गया। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा नेसेसरी डक्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेसेसरी ग्लैंड हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, सहायक ग्रंथि और सहायक नलिका। अब देखिए सहायक नलिका में कौन कौन से अंग आता है, तो पहला आता है वृषण जालिका आता है, शुक्रवाहिका आता है, अधिवृषण आता है, शुक्रवाहक आता है। और उसके बाद क्या होता है, सहायक ग्रंथि में कौन आता है, तो इसमें आ जाएगा पुरोस्त ग्रंथि, काउपर की ग्रंथि, और क्या आ जाएगा, शुक्राशय आ जाएगा। अब आपका बचा कौन, बाह्य लैंगिक अंग बचा। तो बाह्य लैंगिक अंग में कौन आएगा, तो बाह्य लैंगिक में सिर्फ एक आता है जिसका नाम क्या होगा, शिश्न, ठीक है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन इस प्रकार से पूछूं कि बताइए शिश्न जो होता है, शिश्न जो होता है ये कौन सा, किस लैंगिक पार्ट का होता है, अर्थात ये कौन सा सिस्टम, यानी जो आप कह सकते हैं बताइए मुख्य लैंगिक अंग का हिस्सा होता है कि द्वितीय लैंगिक हिस्सा का होता है या फिर बाह्य लैंगिक का हिस्सा होता है। तो इसमें से अगर आप पढ़े हुए तो आपको पता होगा कि शिश्न जो होता है वो किसका होता है, बाह्य लैंगिक अंग होता है, ठीक है। अगर आप सब बात समझ में आ गई तो हमें कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ ये है कि ये सारा जो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसका एक एक हेडिंग वाइज हेडिंग आपको बताने वाली, सब एक तरफ से पूरा टोटली एक एक करके आपको हेडिंग वाइज हेडिंग सब इसका डिफिनेशन एग्जाम्पल सारी चीज़ जो है कि मैं एक एक करके बताते चलूँगा, और सारा मैटर आपके दिमाग में क्या करूँगा, अच्छे से डाल दूंगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे वृषण क्या है, वृषण की कार्य क्या है, फिर इसमें वृषण जालिका क्या है, शुक्रवाहिका क्या है, अधिवृषण क्या है, शुक्रवाहक क्या है, और उसके बाद पुरोस्त ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, शुक्राशय, ये सारा चीज़ एक एक हेडिंग करके हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद शिश्न क्या है, ये जब सारा टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे मादा जनन तंत्र, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में भी ऐसे 3 भागों में बांटा गया है, उसमें भी क्या है, उसमें भी जो भी सारे चीज़ आ रहा है एक एक करके हेडिंग हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और हम आप लोगों को इसके आगे यानी वृषण ये सारा टॉपिक हम कल की क्लास में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मिलेंगे फिर अगले दिन की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।